अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मुख्तसर सवालात। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी थ्योरी सारी हम लोगों ने कर ली है। हम उसके एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। आपने डिफरेंशिएट क्या होता है, फ़र्क वाज़े करना होता है किसके दरमियान में, थ्योरी और लॉ में। जहाँ पे भी डिफरेंशिएट का वर्ड आएगा आप लोगों ने आंसर जब उसका देना है तो आपने लाइन लगा के देना है, ठीक है। दरमियान में लाइन लगानी है, उसकी एक तरफ एक पार्ट आ जाएगा और दूसरी तरफ सवाल का दूसरा हिस्सा आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइन लगा के एक तरफ आप लिखेंगे थ्योरी और उसके दूसरी तरफ आप लोग लिखेंगे लॉ। इसका आंसर क्या है हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 26 पे थ्योरी की डिफाइन दी हुई है कि थ्योरी है क्या चीज़। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। ऐसी हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी वो गलत साबित ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है, हमारे पास थ्योरी है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो हम लोग थ्योरीज कहेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस चैप्टर में हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक कोई भी सवाल जो है वो किस में आ जाता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है। और उसका हल तलाश करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको बायोलॉजिकल मेथड बोला जाता है। सबसे पहला पॉइंट था रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, पहचानना कैसे है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं है, ठीक है। इसकी आम अगर हम लोग लफ्ज़ों में एग्जांपल लें तो ये होना चाहिए कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दर्द हो पेट का और हम चेक करवाने चले जाएं किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, तो ये क्या है, हमने अपनी प्रॉब्लम को सही रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, पहचाना ही नहीं है कि असल में हमारा मसला क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है कि अपनी प्रॉब्लम को पहचानना कि असल में है क्या। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन। ऑब्ज़र्व कैसे करना है, उसका मुशाहिदा कैसे करना है, अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए उसका मुशाहिदा करना है। वो सेंसेस कौन कौन सी थी, सेंस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ये 5 जो है हमारे पास सेंसेस थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस के बारे में पढ़ा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। फिर पढ़ा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती हैं या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो जब उसको डिटेल में पढ़ा तो हमें ये पता चला कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ये हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, ऑब्जर्वेशंस के अंदर पढ़ा था। फिर हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में आए वो था हाइपोथेसिस,
ठीक है। कोई भी मसला है, मसले का पता चल गया, उसके ऑब्जर्वेशंस बना लिए हैं, अब उसके मुतालिक कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट बना देना कि ये मसला ये है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस आ जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस के आगे उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे कि हाइपोथेसिस जो है वो सिंपल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, ये सारा कुछ हाइपोथेसिस में था। तो उसी हाइपोथेसिस की यहाँ पे बात हो रही है कि उस हाइपोथेसिस को जब बार बार टेस्ट किया जाए और टेस्ट करने के बावजूद भी वो गलत साबित ना हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था, लॉ और प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल क्या होता है, इफ़ अ थ्योरी survives such doubtful approaches and continues to be spotted by experimental evidence, it becomes a law or principle। अब जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन का कि लॉ क्या होता है, तो पहले हाइपोथेसिस पे टेस्ट किया तो थ्योरी बन गई। अब थ्योरीज को क्या करना है, थ्योरीज को जब काफ़ी ज़्यादा साइंसदान जो है वो उसी थ्योरीज पे टेस्ट करेंगे और बार बार टेस्ट करने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो सेम आ जाएगा, एक ही रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो क्या बन गया, लॉ और प्रिंसिपल बन गया, एक ऐसा कानून बन गया जिसको कोई भी इंसान जुटला नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉज की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जिस तरह के हार्डी-वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये दो लॉज के भी एग्जांपल हैं कि ये दो कवानीन हैं जिस पे काम जो है जब हुआ, थ्योरीज बन गई, थ्योरीज के बाद जब टेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा साइंसदान ने इन पे टेस्ट किए, लेकिन कोई भी इसको गलत साबित जो है वो नहीं कर पाए, तो ये क्या बन गया, लॉ बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ, ठीक है। कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में 2 टाइप्स पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है उनमें बेटर है, बेटर कहते हैं बेहतर है, ठीक है, क्वालिटेटिव से बेहतर है। तो हाउ, कैसे बेहतर है वो हम लोगों ने बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 21 पे। आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 21 पे आएँ, वहाँ पे आपको इसका जो है आंसर वो मिल जाएगा। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो ये रहा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, यहाँ से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस are considered more accurate than qualitative ones because the former are invariable than measurable and can be recorded in terms of number। कि quantitative observations जो हैं वो क्या है, बेहतर होती हैं, क्यों, क्योंकि अंदर क्वांटिटी बताई होती है, उनका जो जाहिर किया होता है सारी क्वांटिटी वो किस में, नंबर्स में जाहिर की होती है, इसलिए क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है वो बेहतर है। इसके अगर हम लोग एग्जांपल लें तो यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, इसके अंदर आप लोगों को बेहतर तौर पर वाज़ेह हो जाएगा कि जिस तरह बताया हुआ है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्वांटिटेटिव में उसकी क्वांटिटी भी बता दी है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है, लेकिन क्वालिटेटिव में सिर्फ क्वालिटी बताई गई है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोल्डर होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हॉटर होता है। तो क्वालिटेटिव में उसका कोई नंबर्स नहीं बताए हुए कि कितना हॉटर है, कितना कोल्डर है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, इस वजह से ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटी भी बताई गई है, साथ में नंबर्स में वाज़ह कर दिया गया है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0 है और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, सॉरी, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर में वाज़ह कर दिया गया है, इसी वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो बेहतर है। इसका आंसर यहाँ से है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से लेके और यहाँ एग्जाम्पल्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स टू नो। यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई गई हैं और हमने इसके बारे में बताना है। ये तमाम जो टर्म्स हैं ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम लोग 1 बाय 1 जो है इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो पेज नंबर 28 पे आपको पेज के लास्ट में बायो इन्फॉर्मेटिक की डिफ़ाइन जो है वो मिल जाएगी। बायो इन्फॉर्मेटिक क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ऐसी टेक्निक्स, ऐसी कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए या उन पे टेस्ट करने के लिए जो यूज़ होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली टेक्निक्स होती हैं। और उस पूरी ब्रांच को जो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। द नेक्स्ट टर्म इज़ बायोलॉजिकल मेथड।
बायोलॉजिकल मेथड की जो डिफ़ाइन है वो आपके पेज नंबर 20 पे दी गई है। बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोई भी बायोलॉजिकल जो मसला आता है, प्रॉब्लम आती है, जो क्वेश्चंस होता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ होते हैं हम उनको बायोलॉजिकल मेथड्स बोलते हैं। इसकी डिफ़ाइन आप लोगों को पेज नंबर 20 पे मिल जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? तो पेज नंबर 21 पर आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मिल जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसके अंदर आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिफाइन मिल जाएगी। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन, क्या है? एक ऐसा सवाल है रिलेटेड, ठीक है, जो कि रिलेट करता और इसका ताल्लुक हो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, डेट इज़ अदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि किससे रिलेट हो, जिसका ताल्लुक किस चीज़ से हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनका ताल्लुक हो, या तो वो किसी इंसान के जहन में खुद से आ जाए क्वेश्चन, या फिर कोई दूसरा उनसे पूछ ले, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। ये जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिफाइन है, इसको दोबारा देख लें। अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज एदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ। ये हमारे पास डिफाइन है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप की आपको डिफाइन जो है, इसका आंसर जो है पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। कंट्रोल ग्रुप क्या है? एक ऐसा ग्रुप है साइंस में, ठीक है, इन साइंस में एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के ग्रुप लेते हैं। एक तरफ कंट्रोल ग्रुप होता है, एक तरफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। उन पे फिर हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है या उस काम के लिए अहम है या फिर नहीं है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, ये जो है इसका आंसर है। आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके अंदर आपको कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, और दोनों के बारे में क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग नहीं आएगा। अगर आया तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप लोग इसी के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन जो है पेज नंबर 22 पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। डिडक्शन क्या है? डिडक्शन क्या? डिडक्शंस आर द लॉजिकल, यहाँ से सेकंड लाइन से स्टार्ट किया हुआ है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। डिडक्शंस क्या है? लॉजिकल किसको बोलते हैं? मुस्तनद, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जिसका एक जाविया हो, ठीक है, वो मुस्तनद उसको लॉजिकल बोला जाता है। इसकी एग्जांपल्स में यहाँ नीचे भी आ जाएगा कि क्या यूज़ होता है इसकी स्टेटमेंट में। इफ़ और देन यूज़ होता है कि हम लोग जो है पूरी जो यूनिवर्स है या पूरे दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे या उनके सेल्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? कुछ पे करेंगे, और उसके अंदर हम लोग टर्म कौन सी यूज़ कर देंगे? इफ़ और देन वाली, ठीक है। तो रिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। ये यहाँ तक जो है रिडक्शन की आप लोगों को डिफाइन है आपके पास, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो है वो डिडक्शन के नीचे ही दिया हुआ है, क्योंकि उसके नीचे वाला पॉइंट जो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो था वो रिकॉग्नाइज करना, फिर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, और उसके बाद जो पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट है। सबसे बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है ये नतीजा जो है, इसका जो रिज़ल्ट है वो सही साबित हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बनने के काबिल है या नहीं है, असल में ये टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हाइपोथेसिस पे टेस्ट कर करके देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है या फिर नहीं है।
दैट डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिग्रेस टेस्टिंग। रिग्रेस टेस्टिंग क्या होती है? बार बार टेस्टिंग से गुजारना, ठीक है, बार बार उसी मरहले से गुजारना। थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ठीक है। हाइपोथेसिस जो काफ़ी ज़्यादा, एक हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती, काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स कर करके साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्या देखते हैं कि कौन सी वाली हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है और कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो गलत है। तो ये इसका आंसर है, एक्सपेरिमेंटेशन वाला आप लोगों ने ये याद करना है। द नेक्स्ट टर्म इज़ हाइपोथेसिस। कि हाइपोथेसिस क्या चीज़ है? हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? एक ख्याल, ठीक है, एक ऐसा ख्याल जिसको आप लोग अपने अल्फाज में बयान कर दें, वो हमारे पास हाइपोथेसिस बन जाता है। और वो ख्याल आता कहाँ से है? ठीक है, ऑब्जर्वेशन से। हम लोग जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो मुशाहिदात करते हैं, और वो किन के ज़रिए करते हैं? अपनी सेंसेस के ज़रिए करते हैं। अब हमारे पास हाइपोथेसिस है क्या? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस की डिफ़ाइन है कि एक ख्याली जो है, एक ख्याल जो है, एक आर्जी जो ख्याल है आपके दिमाग में आता है, ठीक है, कहाँ से आता है? ऑब्जर्वेशन से आता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। आगे इसके कुछ पॉइंट दिया हुए हैं, इट शुड बी इसमें से आप लोग 2 या 3 पॉइंट जो हैं वो याद कर लें। अगर आपको डिफ़ाइन आती हैं तो आप लोग उसके नीचे जो है इन पॉइंट्स को भी लिखेंगे। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, it should be a tentative idea, it should agree with available observation, it should be kept as simple as possible। जो आप लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसको क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए, किसी भी इंसान के लिए उसको समझना आसान होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉ। लॉ के बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि लॉ क्या है। जब आप लोग थ्योरीज़ को बार बार टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बावजूद वो गलत साबित नहीं होती, तो हम लोग उसको क्या बना देते हैं? एक लॉ बना देते हैं, फिर जिसको कोई इंसान झुटला नहीं सकता, वो हमारे पास लॉ है। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जर्वेशंस के बारे में और देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप है किसका? बायोलॉजिकल मेथड का। क्योंकि जो पहला स्टेप है रिकॉग्निशन वाला, वहाँ पे तो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है असल में, ठीक है। उसको जो हल करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगा। ऑब्जर्वेशन क्या है? एट द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट रिकॉल हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक्स न्यू वन। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो पहले उस क्वेश्चन पे या उस मुतल्लिक ऑब्जर्वेशंस बन चुकी हैं, पहले उन्हें देखते हैं और फिर क्या करते हैं? अपनी वाली ऑब्जर्वेशंस बनाती हैं। और अपनी जो वो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं? ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन में बनाते हैं 5 सेंसेस के ज़रिए। और वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? विजन है, हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है एंड टच है, ठीक है। आँख से, कान से, नाक से, ठीक है, ज़बान से और स्किन से, इन सब चीज़ों से क्या है? हम लोग सेंसेस जो हैं ये सब कुछ ले सकते हैं। फिर हमने ऑब्जर्वेशन में 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से बेहतर होती हैं। क्यों बेहतर होती हैं? क्योंकि उनके अंदर जो क्वांटिटी बताई जाती है वो किस में बताई जाती है? इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। उनमें बता दिया जाता है कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ठीक है, उसके बारे में कितना कम है, कितना ज़्यादा है। नंबर्स में जब बता दिया जाता है तो वो चीज़ जो है वो आसान रहती है। एंड द लास्ट वन इज़ थ्योरी। थ्योरी क्या है? द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। ऐसी हाइपोथेसिस जिनको बार बार टेस्ट करने के बावजूद रिजेक्ट ना किया जाए वो हमारे पास थ्योरी बन जाती हैं। और अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर हम उनको थ्योरीज कहते हैं। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहले जो है इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, वैरायटी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्तलिफ इकसाम की, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में भी मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। कुछ जो हैं वो चल सकते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इकसाम की वैराइटीज़ पाई जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज़म जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं। उन सब के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में, उन सब ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो किस में पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एनिमल्स की हम लोगों ने वैरायटी के बारे में
में देखा, प्लांट्स की वैरायटीज़ भी होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, इन सब में भी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के हम लोग डिफाइन देख लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में क्या वैरायटी होती है। वैरायटी किसके दरमियान में होती है, स्पीशीज़ के दरमियान में होती है, विद इन द स्पीशीज़ होती है और अमंग द स्पीशीज़ होती है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि विद इन द स्पीशीज़ और अमंग स्पीशीज़ क्या चीज़ है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, दर्जाबंदी करना, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों में तकसीम कर देना, जिस तरह के हम लोग स्कूल में करते हैं, ठीक है। 5 क्लास के जो बच्चे हैं वो अलहदा बैठते हैं, 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो अलहदा बैठते हैं, 10th के अलहदा बैठते हैं। अलहदा अलहदा हम लोग क्या है, क्लासेस बना देते हैं, किस हिसाब से, उनके दर्जों के हिसाब से, ठीक है। जो जिस क्लास में बैठता है वो क्या है, उसका दर्जा उसी लिहाज से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। फिर यहाँ पे बताया हुआ है एम्स, ठीक है। एम्स क्या होते हैं, एम्स कहते हैं मकासद को, ठीक है। क्या मकसद है, क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने की है उसका मकसद क्या है, प्रिंसिपल्स और उसके कवानीन क्या है, किन बेसिस पे की है। क्लासिफिकेशन की किसकी है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की है। ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ गए हैं, एनिमल्स भी आ गए हैं, ठीक है। फंजाई भी, बैक्टीरिया भी, वायरसेस भी, सब की क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, दर्जाबंदी की कर दी गई है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात, ठीक है, उनकी खसूसियात देखकर उनको अलग-अलग जो है वो ग्रुप्स में या किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में आके हिस्ट्री कहते हैं तारीख को किसी चीज़ की, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बना है वो कैसे बना है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने बनाया और किस बेस पे बनाया, ठीक है। किन खसूसियात को उसने मद्देनज़र रखा और क्लासिफाई कर दिया, उन किन चीज़ों को उसने क्लासिफाई किया, सबसे पहले ये देखेंगे। उसने सबसे पहले जो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो कौन सा आया था, 2 किंगडम, ठीक है। मीन्स के किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, दो स्पीशीज़ के दरमियान में क्या बनाया गया था, किंगडम्स बना दिए गए थे, उनको डिवाइड कर दिया गया था। और वो कौन कौन से थे 2 किंगडम, वो थे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। कौन कौन से थे, प्लांट्स और एनिमल्स। सबसे पहले जो किंगडम बने थे वो 2 थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया कि हम लोगों ने देखा कि कुछ जो है 2 किंगडम में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, हम उन पे यकीन नहीं कर सकते या हम उनको मान नहीं सकते। फिर क्या किया गया, कोई एक साइंसदान आया और बायोलॉजिस्ट आया और उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, मतलब कि एक और किंगडम का क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। और वो जिस किंगडम का इजाफा किया था उसका नाम क्या था, फंजाई, ठीक है। तो पहले 2 ग्रुप्स थे सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर 3 हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स और फिर फंजाई, 3 हो गए अब तक। आखिर में क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, ठीक है। 2 बने, 2 से 3 बने और अब 3 से आगे कितने बन गए हैं, 5 बन गए हैं। और वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनिरा है, ठीक है। मोनिरा में हम लोग ज़्यादातर बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट है एंड एनिमल्स है। ये कितने ग्रुप बनाए, कितने किंगडम बना दिए, 5 किंगडम्स। 2 से 3 से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आ गया। 5 किंगडम में 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। सबसे पहले जो 2 आए थे वो थे प्लांट्स एंड एनिमल। फिर जब तीसरा आया तो उसके अंदर फंजाई का इजाफा हो गया, ठीक है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। और फिर जब 5 आए तो किन का इजाफा हो गया, 2 और का इजाफा हो गया, मोनिरा और प्रोटिस्टा, इन 2 का इजाफा हो गया। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। बायनोमियल का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो नाम दिया गए हैं वो कितने नाम दिए गए हैं, 2। हर ऑर्गेनिज्म के नाम जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं, मतलब कि उनका नाम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन किसको कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ को, कि बायोडाइवर्सिटी को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कैसे फ़राहम करना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। उसके बाद है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या है, उसका असर, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी का असर क्या है, किस चीज़ पे, ह्यूमन बींग्स पे, इंसानों पे बायोडाइवर्सिटी का क्या असर है, ये क्या असरात जो हैं इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों ने। डिफॉरेस्टेशन,
डिफोरेस्टेशन बोलते हैं जंगलात की कटाई, ठीक है। फोरेस्टेशन जंगलात लगाना और डिफोरेस्टेशन जंगलात को काट देना। एंड ओवर हंटिंग, ओवर हंटिंग कहते हैं शिकार करना, और ज़्यादा शिकार करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर हंटिंग। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको करके हम लोग अपनी बायोडाइवर्सिटी को महफूज बना सकते हैं। लास्ट में है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको ख़तरा लाहक है, जिनकी जान को ख़तरा है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।